स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पे। मैं हूं आपके साथ रजत राकेश टंडन। नाम दिया हमने इंडिया न्यूज कोविड ओवीटी। नाम क्यों दिया है? आप कहीं पर भी हो, घर में हो, आपको लगता हो आप सिम्टोमेटिक है, एसिम्टोमेटिक है, आपका टेस्ट नहीं हो पा रहा है, या टेस्ट आपने करवाया है, रिपोर्ट नहीं आ पा रही है, आपको लगता है कोई भी हिचकिचाहट है, आपको गले में खराश है, हल्का फीवर महसूस हो रहा है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, अगर आप डॉक्टर से संपर्क नहीं कर पा रहे हैं तो देश के बेहतरीन डॉक्टर इंडिया न्यूज पे रहेंगे। इसीलिए हमने नाम दिया है इंडिया न्यूज का ओपीडी। आपको कोई भी आप कह सकते हैं जवाब हो, चाहिए हो, डॉक्टर से सलाह मशवरा करना हो, 2 से 3 बड़े डॉक्टर्स हमारे पैनल पर रहेंगे। आप हमें कॉल कर सकते हैं, जो नंबर फ्लैश हो रहा है उस पर लगातार आपको कॉल कर सकते हैं। डॉक्टर्स आपका जवाब देंगे। आप घर ही में रहिए, सुरक्षित रहिए। देश में कोरोना संकट गहराता जा रहा है। आज रिकॉर्ड 3,49,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं, जबकि मौतों का आंकड़ा भी रिकॉर्ड पार कर चुका है। रफ्तार यही रही तो आगे स्थिति की गंभीरता का अंदाजा सहज ही लगाया जा सकता है। कोरोना ने ना तो कोहराम मचाया हुआ है, लेकिन कुछ ऐसे भी कारण हैं जिससे शायद समय रहते तैयारी की गई होती तो कई लोग बच सकते थे। जी हां, हम बात कर रहे हैं ऑक्सीजन संकट की। देश में ऑक्सीजन संकट से जनता त्राहिमाम कर रही है। लगातार देश के कई नामचीन अस्पताल सरकार और कोर्ट से गुहार लगा रहे हैं कि उन्हें ऑक्सीजन की सप्लाई की जाए, लेकिन कहीं ऑक्सीजन कम सप्लाई हो रही है तो कहीं ऑक्सीजन की कमी से डॉक्टर्स ने हाथ ही खड़े कर दिए हैं। कई अस्पतालों के डॉक्टर्स तो ऑक्सीजन की कमी से जूझते हुए टूट गए हैं और रोते रोते सोशल मीडिया के माध्यम से अपना दर्द बयां कर रहे हैं। सवाल है, बड़ा सवाल है कि आखिर समय रहते एक्शन क्यों नहीं लिया गया? कोरोना पर आखिर इतना मिसमैनेजमेंट क्यों है? इन्हीं सब मुद्दों पर हम बात करेंगे अपने मेहमानों के साथ। देश के जाने माने डॉक्टर्स हमारे साथ जुड़ेंगे, साथ ही हमारे साथ दर्शक भी होंगे जो कोरोना संकट में किसी परेशानी से जूझ रहे हैं या किसी के मन में कोई संशय है तो वो तुरंत फोन कर सकते हैं, हमसे बात कर सकते हैं, हमारे पैनल से बात कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले ये बड़ी खबर देखिए। ऑक्सीजन संकट पर केंद्र सरकार का बड़ा फैसला। देश भर में 551 नए ऑक्सीजन प्लांट लगाए जाएंगे। पीएम केयर्स फंड से ऑक्सीजन प्लांट बनेंगे। पीएम ने ऑक्सीजन प्लांट जल्द स्थापित करने के लिए निर्देश दिया। देश भर में 162 ऑक्सीजन प्लांट पहले ही मंजूरी दी जा चुकी है। सरकारी अस्पताल में नए ऑक्सीजन प्लांट लगेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, ऑक्सीजन की किल्लत को देखते हुए पीएम केयर फंड से 551 नए प्लांट्स बनाए जाएंगे। मुंबई और महाराष्ट्र सरकार पहले ही कह चुकी है कि जितने बड़े हॉस्पिटल से वहां प्लांट्स लगाया जाएगा। बीएमसी ने यह बात कही थी और अब केंद्र सरकार की तरफ से प्रधानमंत्री ने ये कहा है कि हर जगह प्लांट्स बनाया जाएगा सरकारी अस्पताल में और पीएम केयर फंड इसकी निगरानी करेगा, यानी फंड वहीं से आएगा। 551 नए ऑक्सीजन प्लांट्स इस ऑक्सीजन की किल्लत में। और एक और ब्रेकिंग आपको बता दें, प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट किया है कि देश के हर जिले में ऑक्सीजन प्लांट लगाने का फैसला किया गया है। इस अहम फैसले से अस्पतालों में ऑक्सीजन की उपलब्धता बढ़ेगी और लोगों की मदद होगी। प्रधानमंत्री ने ट्वीट करके जानकारी दी है कि हर जिले में अब एक ऑक्सीजन प्लांट लगाया जाएगा। पीएम केयर फंड से देश भर में 551 ऑक्सीजन प्लांट स्थापित किए जाएंगे। ऑक्सीजन का संकट खत्म करने और जरूरतमंद लोगों की मदद के लिए फंड देने को लेकर किए गए बड़े फैसले के लिए मैं पीएम मोदी का धन्यवाद करता हूं। देश के गृह मंत्री अमित शाह साफ कह रहे हैं कि हां, ऑक्सीजन का संकट है, लेकिन संकट प्लांट से ही दूर होगा, ऑक्सीजन के आने के बाद ही दूर होगा। प्रधानमंत्री ने एक बड़ा फैसला लिया है, इसके लिए उनका धन्यवाद अदा किया गृह मंत्री अमित शाह ने। कोशिश हो रही है कि ऑक्सीजन सप्लाई बढ़ाई जाए, हालांकि हालात फिलहाल बेकाबू है। अब 4 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां एमपी, दिल्ली, महाराष्ट्र, यूपी तक ऑक्सीजन की कमी से हाहाकार मचा हुआ है। एमपी के हरदा में तो परिजनों ने पेपर पर लिखवाया जा रहा है कि ऑक्सीजन और बेड नहीं है, कुछ हुआ तो हमारी जिम्मेदारी नहीं होगी। वहीं महाराष्ट्र के बीड़ में 2 मरीजों के ऑक्सीजन बॉल बंद कर दिए जाने से मौत हो गई दोनों की। दिल्ली के भी कई अस्पताल संकट से जूझ रहे हैं। यूपी के बाराबंकी में 2 जुड़वा बच्चों को जिंदगी से पहले मौत ने आगोश में ले लिया क्योंकि बच्चों को ऑक्सीजन मुहैया नहीं करा पाए। चार तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एमपी में संकट है, दिल्ली में भी संकट है, महाराष्ट्र और साथ ही साथ यूपी, हर जगह की अपनी कहानियां हैं, लेकिन एक कॉमन कहानी है, अस्पताल में ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन है तो बेड नहीं है, डॉक्टर्स परेशान हैं।
लंबी कतारें एम्बुलेंस की लगी हुई हैं। ये कॉमन तस्वीर है, आप किसी भी राज्य चले जाइए, किसी भी आप राजधानी में चले जाइए, क्या दिल्ली, क्या मुंबई, क्या भोपाल, क्या लखनऊ, हर जगह ऑक्सीजन की किल्लत है और सिस्टम वेंटिलेटर पर है। होने लग गई है देश के अंदर, वो भी एक बहुत ज्यादा समस्या वाली बात है। सरकारों को मुस्तैद होकर तुरंत ऑक्सीजन मुहैया करानी चाहिए, लोगों को जागरूक हो जाना चाहिए, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर करें, जो भी आपके लोकल एरियाज की इंस्ट्रक्शंस हो उनको फॉलो करें। जहां लॉकडाउन है वहां बिल्कुल लॉकडाउन का पालन करें, जहां लॉकडाउन नहीं भी है वहां घरों से तभी निकलें जब आप अपनी जीविका कमाने निकल रहे हैं या कोई इंपॉर्टेंट इश्यूज के लिए निकल रहे हैं, अदरवाइज बाहर ना। ऑक्सीजन नहीं रहेगी तो फिर डेथ्स बहुत ज्यादा होंगी, तो उसके लिए सरकार मुझे लगता है कि अपना सारा प्रबंध करने की कोशिश कर रही है। और जैसे आपने देखा है कल मीडिया में कि ऑक्सीजन एयरलिफ्ट कर रही है, बाहर से प्लांट एयरलिफ्ट किए जा रहे हैं ताकि और ऑक्सीजन मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी बढ़ाई जाए। इंडस्ट्री के लिए ऑक्सीजन बंद कर दी है। फिर जो बहुत से लोगों ने जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस करने की जिनके पास क्षमता है वो भी वॉलंटियर कर रहे हैं। जैसे नवीन जिंदल ने परसों कहा था, तो वो भी ऑक्सीजन सबको देने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत से लोग वॉलंटियर भी आ रहे हैं। जिस तरीके से हम सब रल मिलकर ये काम करेंगे तभी ही हम मतलब इसको फाइट आउट कर सकेंगे। दिल्ली में ऑक्सीजन संकट लगातार बना हुआ है। पेंटामेड हॉस्पिटल के डॉक्टर्स का कहना है कि उनके पास ऑक्सीजन की कमी हो गई है। अगर जल्द ऑक्सीजन सप्लाई नहीं की गई तो कई लोगों की जान मुसीबत में पड़ जाएगी। हमारे पास अराउंड 1.5 आवर कह लीजिए कि इससे ज्यादा नहीं चलेगा। एंड हमारे पर्सन्स लगे हुए हैं, सर्च कर रहे हैं कि कहीं से भी मिल जाए, कहीं से अरेंज हो जाए। स्टेटस ये है कि करीब 60 पेशेंट हमारे हॉस्पिटल में एडमिट हैं, जिसमें से 10-11 पेशेंट वेंटिलेटर पे हैं। ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए उसके लिए, वेंटिलेटर के लिए। और करीब 20 से 1 पेशेंट हाई फ्लो ऑक्सीजन पर हैं। ऑब्वियसली ऑल आर कोविड पेशेंट्स। एंड thirdly few patients having regular ऑक्सीजन डिमांड। तो हमें आपका हेल्प चाहिए कि कहीं से हमें कैसे भी ऑक्सीजन अरेंज हो जाए। वैसे हमारे बंदे लगे हुए हैं, बट पूरी रात सर्च कर लिए हैं, कहीं से मिल नहीं रहा। 24 आवर्स में 3.5 लाख के लगभग केस पूरे देश में और करीब 2700 डेथ, बिल्कुल डराने वाला आंकड़ा है। और खास करके हम ये देख रहे हैं कि बहुत जगह से रिपोर्ट आ रही है कि ऑक्सीजन की किल्लत की वजह से लोगों की जान जा रही है। खास करके आप दिल्ली में देखें तो दिल्ली में तमाम अस्पताल जो हैं वो अपने बेड्स के नंबर्स कम कर रहे हैं ऑक्सीजन की कमी की वजह से। ये बहुत ही और लगता है कि जैसे बिल्कुल टेरिबल सिचुएशन सी आ गई है, क्योंकि रिकवरी पेशेंट्स और नए केसेस के बीच का जो गैप है वो बढ़ता जा रहा है। ऐसे में अगर हॉस्पिटल के बेड्स अगर कम होते जाएंगे तो और भी मुश्किल होगी और ये बिल्कुल ही अनकंट्रोल्ड सा सिचुएशन हो जाएगा। डॉक्टर्स की तकलीफ आपने सुनी, लेकिन अब जो तस्वीर हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो दिल दहला देने वाली है। ये तस्वीर है आगरा की, जहां एक महिला ऑटो ने अपने पति को शहर में एसएन मेडिकल कॉलेज लेकर पहुंची। पति को सांस लेने में तकलीफ थी। ऑक्सीजन मुहैया न होने पर महिला ने कोरोना संक्रमित पति की जान बचाने के लिए अपने मुंह से ऑक्सीजन देने का प्रयास किया। अपनी जान की परवाह किए बगैर महिला काफी देर तक अपने पति को बचाने का प्रयास करती रही, लेकिन आखिरकार उसके पति ने उसकी गोद में ही तड़प तड़प कर दम तोड़ दिया। ये तस्वीर झंझोड़ने वाली है और कई सवाल सिस्टम पर खड़ा करती है कि चांद, तारे और आगे बढ़ जाने वाले देश में अभी भी ऑक्सीजन की कमी है। हम ऑक्सीजन से जूझ रहे हैं, सिस्टम क्या कर रहा है, सरकारें क्या कर रही हैं। इंडिया न्यूज की ओपीडी अब लगातार जारी है। हम फ्लैश कर रहे हैं, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। हमारे साथ 2 डॉक्टर्स इस वक्त मौजूद हैं। डॉक्टर गौतम सिंह हमारे साथ हैं, जो कि हेड है कार्डियोलॉजी के रमन सिंह हॉस्पिटल के। साथ ही साथ हमारे साथ डॉक्टर नरेश चावला भी जुड़ेंगे, उनसे भी हम बात करेंगे। लेकिन फिलहाल डॉक्टर गौतम सिंह हमारे साथ हैं, हेड है कार्डियोलॉजी रमन सिंह हॉस्पिटल के। डॉक्टर साहब, बहुत स्वागत है आपका। सवाल यही सबसे बड़ा है, इस वक्त का जो बड़ा सवाल यही है, ऑक्सीजन नहीं मिले तो पेशेंट क्या करे? क्योंकि अब लोग सोचने पर मजबूर हो गए हैं कि क्या वो चीज होगी जो अगर ऑक्सीजन नहीं मिलती है, ऑक्सीजन की किल्लत है, ऑक्सीजन हॉस्पिटल्स में नहीं है, तो अगर ऑक्सीजन नहीं है तो फिर पेशेंट क्या करेगा?
देखिए, सबसे पहले हमारे को समझना पड़ेगा कि समस्या क्या है। कोरोना की जो बीमारी है उसके अंदर हमारे फेफड़े के अंदर ऑक्सीजन का डिफ्यूजन जो है वो कम हो जाता है। इसके लिए ऑक्सीजन एक ऐसी कमोडिटी है जो हॉस्पिटल में होनी जरूरी है और पेशेंट्स को जो है ये देना और हाई प्रेशर में और हाई फ्लो में देना बहुत जरूरी है। मगर हमारी सरकार जो है वो ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं करा रही है। इसमें कहीं ना कहीं जो है वो लोगों की भी जो है वो गलती है। लोग रास्ते में ऑक्सीजन के ट्रक्स को रोक के और ऑक्सीजन के सिलेंडर्स अपने घर में होर्डिंग कर रहे हैं। लोगों ने फ्लो मीटर अपने घर में होर्डिंग कर ली है। लोगों ने कॉन्सेंट्रेटर्स और इंजेक्शन और दवाइयां अपने घर में रखी हैं कि अगर हमारे घर में कोई बीमार पड़ा तो हम जो है फिर उसको यूज कर सकते हैं। मगर ऐसे में स्थिति क्या हो रही है कि सर्कुलेशन में खाली ऑक्सीजन सिलेंडर कम हो गए हैं। अगर हमारे हॉस्पिटल के बाहर 50 सिलेंडर रहते थे, 25 खाली होते थे, 25 भरने के लिए जाते थे, तो आज मेरे हॉस्पिटल के बाहर 21 सिलेंडर रह गए हैं जो कि 14 घंटे के लिए काफी हैं। इसका मतलब यह है कि हर 3 घंटे 4 घंटे में जब मेरे पास 6-7 सिलेंडर खाली होते हैं तो मैं भागता हूं और जाके ऑक्सीजन कहीं से भरवाने की कोशिश करता हूं। अगर आधे 1 घंटे का भी लैप्स हो जाए तो मेरे पेशेंट जो है वो सीरियस कंडीशन में आ जाएंगे। तो ये भी चीज देखनी चाहिए। दूसरी चीज, ऑक्सीजन लेने में इतनी दिक्कत हो रही है, हम लोग दर दर भटक रहे हैं, लोगों के पैर छू रहे हैं। हमारा स्टाफ जाके जो है वो लोगों की गालियां सुन रहा है, पुलिस वाले जो धक्का मार के हटा रहे हैं। हम किसके लिए कर रहे हैं ये काम? ये क्या सरकार का काम नहीं है कि हमारे को ऑक्सीजन प्रोवाइड कराए? हमारे पेशेंट जो है वो सीरियस कंडीशन में है। ये ऑक्सीजन नहीं देना तो ऐसी बात है जैसे एक पेशेंट का दम घोट के उसको मार दिया जाए। ये बहुत ही ज्यादा दुखद चीज है और इसको देख के हम सब डॉक्टर कम्युनिटी पूरी तरह से जो है टूट चुके हैं। हम लोग बिल्कुल त्रस्त हो चुके हैं। हमें डर ये लगा है कि अगर हमारे फैमिली वाले, हमारे अपने भी बीमार हो जाए तो आज की डेट में हमारे पास ऑक्सीजन नहीं है उनको देने के लिए, दवाइयां नहीं है उनको देने के लिए। तो मैं हाथ जोड़ के विनम्रता से जो है ये सबसे आगे करता हूं। मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं और आपकी पीड़ा समझ सकता हूं। एज अ डॉक्टर आपने ये बात कही कि हाँ भाई, अगर आपको घर के लिए जरूरत पड़े तो ना है। नरेश चावला जी, नरेश जी भी हमारे साथ हैं, उनके पास चलूंगा। लेकिन डॉक्टर साहब, इस स्थिति का जिम्मेदार कौन है? क्योंकि लोग कह रहे हैं कि कोई प्रिडिक्शंस नहीं थे कि ऑक्सीजन के लिए इतनी मारामारी होगी, सेकेंड वेव इतनी घातक होगी, इस वेव में ऑक्सीजन की किल्लत होगी, किसी को पता ही नहीं था, इसलिए हमने इंतजाम नहीं किए। अब सरकारें कह रही हैं कि ऑक्सीजन प्लांट लगाएंगे, ऑक्सीजन प्रोक्योर करेंगे, एक्सपोर्ट नहीं करेंगे। ये किसकी जिम्मेदारी थी जो पहले से एक प्लानिंग करता कि सेकेंड वेव में ऑक्सीजन की जरूरत होगी, जिसमें आज ये तकलीफ हमको ना होती? देखिए, जो कि ये सेकेंड वेव की बात है, ये कोई ऐसी बात नहीं है कि अचानक से आई और इसकी तैयारी नहीं हो सकती थी। हमने देखा था कि पूरी दुनिया में सुन रहे थे कि वुहान में वायरस आया है, इटली में वायरस आया है, और हम कह रहे थे इंडिया में शायद नहीं आएगा, मगर इंडिया में आया और एक बहुत ही मजबूत तरीके से हमने पहली वेव को जो है उसका सामना किया। हमारी प्लानिंग सही थी और हमारे मौके पे जो काम हुआ वो बहुत बढ़िया था। ऑन ग्राउंड रियलिटी काम बहुत बढ़िया हुआ। अब जब सेकेंड वेव आई थी, यूके में आई थी, हम सब देख रहे थे कि यूके में आई है। उन्होंने बताया कि ये ज्यादा भयानक है, उन्होंने बताया कि ज्यादा अग्रेसिव है, यंग लोग मर रहे हैं। ये सेम वेव जब अब यहाँ पे आई है 2-3 महीने में, तो 2-3 महीने में हमारी सरकार ने क्या व्यवस्था करी इसकी? ये व्यवस्था तो सरकार को करनी चाहिए थी। हम तो जो है वो ऑक्सीजन अगर हमें देंगे नहीं तो हम अपने मरीज को कैसे देंगे? अगर हमें दवाइयां मिलेंगी नहीं तो हम अपने मरीजों को कैसे देंगे? तो जनता जो सफर कर रही है उसकी जिम्मेदारी पूरी तरह से सरकार की नाकामी है और उनकी प्लानिंग नहीं है। उन्होंने जो है वो बहुत जल्दी अपना विजय बिगुल बजा दिया कि हमने कोरोना। ठीक है डॉक्टर सिंह, आपने बताया कि मतलब हमको सबक लेना चाहिए था। एक दर्शक हमारे साथ वाराणसी से जुड़ गए हैं, आप सवाल पूछ सकते हैं अपना। हेलो जी, आप सवाल पूछिए। सर, ये हम बोल रहे हैं कि हमको 2-3 दिन पहले हम एक कोविड पेशेंट के संपर्क में आए थे, तो हमको क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए? ठीक है, डॉक्टर नरेश वाराणसी से कॉलर है, पूछ रहे हैं कि एक कोविड पॉजिटिव पेशेंट के संपर्क में आ गए थे, प्रिकॉशंस इनको क्या क्या लेना चाहिए? देखिए, एक तो 2 ही तरीके हैं। अगर आप ज्यादा टाइम उनके साथ रहे हैं, 4-5 घंटे गुजारे हैं, तो आप बड़े आराम से अपना कोरोना का टेस्ट करवा सकते हो, RT-PCR। अगर आप लेकिन उसके साथ अगर 10-15 मिनट कॉन्टैक्ट में रहे हो तो आप देखिएगा आपको कोई सिम्टम्स आएंगे तो आप अपना RT-PCR टेस्ट करवाइएगा। अदरवाइज इतना बहुत ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है अगर आपका कॉन्टैक्ट उस पेशेंट के साथ कम समय के लिए हुआ है। ठीक है, मतलब अगर बहुत ज्यादा देर तक आप साथ रहे हो, आपका कहना यही है कि उन लोगों के लिए भी जिनको पता चलता है, अमूमन ऐसा होता है डॉक्टर साहब ऑफिसेज में, बाहर, या आप अपने किसी फैमिली मेंबर फ्रेंड्स के साथ रहते हैं, बाद में पता चलता है कि हाँ
कल मैं उसके साथ था, कोविड पॉजिटिव हो गया हूं। तो आपका कहना है कि पहले सिम्टम्स देखें, और क्या कोई समय सीमा भी है? क्योंकि आपने कहा कि अगर 10-15 मिनट हो तो आप सिम्टम्स देखिए, अगर आप 4-5 घंटे हो तो जाकर सीधे टेस्ट कराइए। डॉक्टर चावला। मैं दोनों सवालों का जवाब दूंगा। जो ओवरऑल सिचुएशन की बात भी की जाएगी तो उसके लिए भी मैं कुछ बताना पसंद करूंगा, मैंने कल भी बोला था। लेकिन पहले आपका जवाब, अगर आप किसी दूसरे के साथ क्लोज स्पेस में रहे हो, क्लोज स्पेस में जैसे आपने 3 घंटे उसके घर गए, उसके घर में उसके पास बैठे रहे, 2-3-4 घंटे आप रहे हैं, तब आपको ज्यादा डरने की जरूरत है। अगर आप उसको बाहर चलते फिरते मिले हैं तो इतना, जिसमें खुली हवा में और थोड़ा सा दूर से मिले हैं, आपने मास्क पहना हुआ था, तो आपको इतना डरने की जरूरत नहीं है। ठीक है डॉक्टर साहब, आप दिल्ली से एक कॉलर प्रदीप हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रदीप, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। नमस्कार सर, मैं प्रदीप बात कर रहा हूँ दिल्ली से। मुझे एक्चुअली आज मॉर्निंग से ही 100 फीवर है। मॉर्निंग से 100 फीवर। डॉक्टर सिंह, मॉर्निंग से 100 फीवर है, क्या आप सजेस्ट करेंगे आप? अगर आपको मॉर्निंग से 100 फीवर है तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि आप अपना हाइड्रेशन अच्छा करते हैं। हाइड्रेशन, क्योंकि फीवर की वजह से हमारे बॉडी में फ्लूइड लॉस होता है, और ये जो कोरोना की बीमारी है इसके अंदर फेफड़े में जो बलगम जमने की प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। तो अपने हाइड्रेशन को अच्छा करें, इतना आप जो है वो पानी पिए कि आपका यूरिन जो है वो सफेद से हल्के पीले रंग में ही रहे। दूसरी चीज, बॉडी में रेस्ट करना बहुत जरूरी है आपके लिए। तो ऐसा नहीं करें कि इसमें आप ज्यादा घूमें, बाहर जाएं या कुछ काम करें, रेस्ट करना बहुत जरूरी है। तीसरी चीज, आपको पैरासिटामोल लेनी चाहिए राउंड द क्लॉक, जिससे आपका फीवर जो है वो पूरी तरह से नीचे रहे और सबसाइड रहे। और आप अपने डॉक्टर से सलाह करें, उसके कांटेक्ट में रहें। विटामिन, मिनरल्स और कैल्शियम की जो दवाइयां हैं उनको आप लेते रहें, विटामिन सी लेते रहें, लिक्विड डाइट ज्यादा लें। और अगर आपका फीवर जो है वो परसिस्ट करता है तो आपको जो है वो अपना कोविड का टेस्ट कराना चाहिए और ये देखना चाहिए कि आपको कोविड है कि नहीं। तुरंत अपने आप को आइसोलेट करें और अपने फैमिली मेंबर्स को जो है वो अलग कमरे में रखें, और अगर उनमें से भी किसी को सिम्टम आ रहा है तो फिर उनको दोबारा आइसोलेट करें। अगर आप में घर में छोटे बच्चे हैं तो उनको अपने दादा दादी, नाना नानी के पास मत भेजिए, क्योंकि वो बच्चे भी हो सकता है कि इन्फेक्टेड हों, कैरियर्स हों। तो उनको अपने घर में ही आइसोलेट करिए, जिससे कि आप लोग सब साथ रहें और एक दूसरे की केयर कर सकें। ठीक है डॉक्टर साहब, डॉक्टर सिंह, आपने एक बात बताई, आप पेशेंट को ही आपने एक सजेशन दिया कि ज्यादा से ज्यादा बॉडी हाइड्रेट रखें। अगर और दर्शक जो इस वक्त प्रोग्राम देख रहे हैं इंडिया न्यूज के, हाइड्रेशन का क्या फॉर्मूला है, कैसे ज्यादा हाइड्रेट रख सकते हैं आप अपने आप को? रेस्टिंग का क्या होना चाहिए, एक्सरसाइज का क्या होना चाहिए, नॉर्मल रूटीन में अगर फीवर ना भी हो तो पैंडेमिक में बॉडी का ध्यान कैसे रखना चाहिए? देखिए, अगर आपको फीवर नहीं है तो आपको जो है अपने आप को वेल हाइड्रेट करना चाहिए। उसका मतलब ये है कि आपकी बॉडी की डिमांड करेगी आपको कितने पानी की जरूरत है जी। अगर आपका गला सूख रहा है तो आपको ज्यादा पानी पीने की जरूरत है। दूसरी चीज ये है कि अगर आप अपनी बॉडी में एक्सरसाइज करते हैं, या अगर आपको एक दिन के टाइम में, जैसे अब गर्मियों का टाइम है, आपको पसीना आता है, आप ऐसी जगह पे रहते हैं जो मेहनत का काम करते हैं, पसीना आता है, तो आपको आधा से 1 लीटर पानी जो है वो नॉर्मली से ज्यादा लेना चाहिए इस टाइम। कुछ लोग कहते हैं कि अगर आप 2.5 से 3 लीटर पानी लेंगे तो एक नॉर्मल व्यक्ति के लिए, अडल्ट के लिए, कि 60 से 65 केजी की वेट हो, उसके लिए दिन में एक सफिशिएंट रहता है। मगर इंडिया के अंदर लोग जो है वो काफी कम पानी पीते हैं। लोग 1 लीटर पानी या 1.5 लीटर पानी पीते हैं। तो थोड़ा सा पानी की क्वांटिटी गर्मियों में बढ़ाना ये बहुत ही अच्छा रहता है हम लोगों के लिए। ठीक है डॉक्टर साहब, एक मुंबई से कॉलर हमारे साथ है, धर्मेंद्र यादव। धर्मेंद्र, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। सर नमस्कार। सर नमस्कार। नमस्कार, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं धर्मेंद्र। सर मेरी उम्र 27 साल है और मुझे एलर्जी की प्रॉब्लम रहती है, तो क्या मैं ये वैक्सीन ले सकता हूँ जो 1 तारीख से देने वाले हैं? जी डॉक्टर चावला, आप जवाब दे सकते हैं। देखिए, इसका जो आप एलर्जी जो आप बात कर रहे हैं, वो एलर्जी या तो जुकाम की होती है या गले की होती है। उसका पर से वैक्सीनेशन से कोई ताल्लुक नहीं है। जो हमारा वैक्सीनेशन है वो सिर्फ उन मरीजों के लिए बना होता है जिसको किसी वैक्सीन के कॉन्स्टिट्यूएंट से एलर्जी हो। तो आप जैसा कि ऐसा होने की कोई गुंजाइश नहीं है, तो आप बड़े आसानी से कोविशील्ड या कोवैक्सीन दोनों में से कोई वैक्सीन भी ले सकते हो, क्योंकि आपकी एलर्जी इनके प्रति स्पेसिफिक नहीं है। तो आप बड़ी आसानी से ये बिना किसी झिझक के और बिना किसी नुकसान के आप वैक्सीन ले सकते हैं। तो साहब, ये एक आप कह सकते हैं एक कंफ्यूजन है लोगों में।
क्योंकि पहले ये धारणा थी कि इसके साइड इफेक्ट्स होंगे, फीवर आ रहे होंगे, इसलिए लोग वैक्सीन नहीं लगवा रहे थे। अब लोगों को ये लगता है कि अब कोविड का समय है, कोविड इतना ज्यादा फैला हुआ है, इसलिए लोग घर से बाहर वैक्सीन लगवाने नहीं जा रहे हैं। और कुछ लोगों को कुछ आप कह सकते हैं पहले से बीमारियां हैं, तो वो भी कहते हैं कि ऐसा ना हो कि मुझे रिएक्शन हो जाए, इसलिए हम वैक्सीन नहीं लगवा रहे हैं। उनको क्या संदेश देना चाहेंगे डॉक्टर साहब? देखिए रजत, राकेश टंडन, मैं बड़ी स्पष्ट शब्दों में बोलूंगा, हमारी वैक्सीनेशन ड्राइव जनवरी 16 को शुरू हुई थी। शुरुआत में इसमें कोई शक नहीं है, काफी राज्यों में वैक्सीन काफी वेस्ट भी हुई है। इसलिए वेस्ट हुई है कि लोगों को लगा था तो कोरोना हो ही नहीं रहा, मुफ्त का पंगा क्यों लिया जाए। लेकिन आज की तारीख में इसमें कोई शक नहीं है कि कुछ रिएक्शंस देखने को मिली हैं, वो कम से कम रिएक्शन भी हो सकती हैं, जिसमें पेशेंट को इंजेक्शन की जगह पे साइड पे इंजेक्शन साइड पे पेन होना, थोड़ा बुखार का हो जाना और थोड़ा चक्कर टाइप आ जाना, कुछ इससे ज्यादा भी हमें रिएक्शन सुनने को मिली हैं। और ऐसे भी कई लोग देखे गए हैं जो इंजेक्शन लगने के बाद कई दिन तक उनको बुखार चलता रहा। लेकिन आज की तारीख में जो गवर्नमेंट की गाइडलाइंस भी हैं और जो हमारी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की भी गाइडलाइंस हैं, वैक्सीनेशन इज द ओनली फूल प्रूफ बचाव अगेंस्ट। डॉक्टर साहब मैं आऊंगा, एक छोटा दे रहे हैं इंडिया न्यूज रिपोर्टर राहुल गौतम। कोविड महामारी के चलते लगभग ध्वस्त हो चुकी दिल्ली की स्वास्थ्य सेवाओं के चलते दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज ये फैसला लिया कि दिल्ली के अंदर लॉकडाउन को 1 हफ्ते और बढ़ाया जाएगा। यानी फैसला लिया गया है कि दिल्ली के अंदर लॉकडाउन 3 मई तक जारी रहेगा सुबह 5 बजे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बताया कि दिल्ली के अंदर इस वक्त क्यों स्थिति है वो बहुत ही मुश्किल हालातों में है और इस वजह से उनके पास लॉकडाउन लगाने के अलावा कोई चारा नहीं बचा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि दिल्ली के अंदर जो ऑक्सीजन की कमी हो रही है उसकी वजह यह है कि दिल्ली को 700 मीट्रिक टन की जरूरत है ऑक्सीजन की हर रोज, लेकिन रोजाना जो सप्लाई हो रही है वो सिर्फ 330 मीट्रिक टन की सप्लाई हो रही है। यानी एक बहुत बड़ा गैप है ऑक्सीजन को लेकर, जिसकी वजह से दिल्ली के अंदर आप जानते हैं कि तमाम अस्पताल चाहे वो सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो, वो ऑक्सीजन की भारी किल्लत से जूझ रहे हैं। इसके अलावा मैं आपको ये भी बता दूं कि दिल्ली के अंदर जो लॉकडाउन बढ़ाया गया है, जो लॉज हैं वो सेम रहेंगे। दिल्ली के अंदर मॉल, स्कूल, कॉलेजेस ये सब बंद रहेंगे और केवल एसेंशियल सर्विसेज यानी केवल आवश्यक सेवाओं को ही छूट होगी कि वो काम कर सके। मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि दिल्ली सरकार ने केंद्र सरकार से गुहार लगाई है कि दिल्ली के अंदर जो हेल्थ केयर सिस्टम है उसको इनहैंस करने, उसको इम्प्रूव करने के लिए वो आगे आए, मदद करे और जो ऑक्सीजन की किल्लत दिल्ली के अंदर हो रही है उसको भी संभालने में मदद करे। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आखिर पिछले 1 सालों से केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार क्या कर रहे थे और क्यों नहीं दिल्ली के अंदर बेड्स बढ़ाए गए, जो स्वास्थ्य सेवाएं थी उनको इम्प्रूव किया गया। क्योंकि क्या अब एकमात्र जो विकल्प है वो लॉकडाउन ही बचता है, क्योंकि अब इसके बाद से कई लोगों के सामने रोजी रोटी का संकट भी बढ़ गया है। मैं राहुल गौतम, दिल्ली से विजय अविनाश शुक्ला के साथ इंडिया न्यूज के लिए। राजधानी दिल्ली में लॉकडाउन 1 हफ्ते के लिए बढ़ा दिया गया है। दिल्ली में लॉकडाउन और ऑक्सीजन संकट को लेकर क्या कह रहे हैं सीएम केजरीवाल, आपको सुनवाते हैं। जारी है और कोरोना कम नहीं हो रहा, तो इसीलिए उसके मद्देनज़र कई लोगों के भी, जनता के बीच में भी जब हम लोगों ने बात करने की कोशिश की, सबका मत यही है कि लॉकडाउन को भी और बढ़ाना चाहिए। तो लॉकडाउन को दिल्ली के अंदर 1 हफ्ते के लिए और बढ़ाया जा रहा है, अगले सोमवार को सुबह 5 बजे तक के लिए। पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि दिल्ली में ऑक्सीजन की काफ़ी ज़्यादा समस्या हो रही है, दिल्ली में ऑक्सीजन की काफ़ी कमी महसूस हो रही है। दिल्ली की इस वक्त ज़रूरत 700 टन की है। कुछ दिनों के अंदर ये बहुत ज़्यादा अफरा तफरी का जो आलम है ये ठीक हो जाना चाहिए। कल हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जहाँ से भी, और केंद्र सरकार से तो मदद मिल रही है, और भी जहाँ से भी हम लोगों को ऑक्सीजन मिल सके, ऑक्सीजन के टैंकर मिल सके, पूरे देश से, दुनिया भर से हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आपने सुना। अब आपको बताते हैं बीजेपी नेता और सांसद गौतम गंभीर ने कहा है कि केजरीवाल सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी है और कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। क्या था इसमें? जो 1 साल आपको वक्त मिला था पिछले
पिछले साल कोविड से लेके इस साल कोविड तक आपने कुछ क्या नहीं किया। अब आपको लेटर लिखनी पड़ी और ये भी ब्रेकिंग न्यूज है कि आपने सारे स्टेट्स के सीएम्स को लेटर लिखी है और ये बोला है कि हमारे को ऑक्सीजन प्रोवाइड कीजिए। तो वो 7 ऑक्सीजन प्लांट जो आपने लगाने थे 8 में से जो एक ही लगा है, उसका क्या हुआ? वो क्यों नहीं लगा? उसकी जवाबदेही क्या है? आपका कोई बैकअप नहीं, कुछ नहीं। अब आपने हाथ खड़े कर दिए। हाथ तो उन्होंने पिछले साल भी खड़े करे थे, इस साल भी खड़े करें और अगले साल भी खड़े करेंगे। तो ये बहुत नीची राजनीति है और ये राजनीति से सिर्फ लोगों को सफर हो रहा है। लोग ही सफर करें, लोग अपनी जिंदगी से लड़ रहे हैं। तो कम से कम इस वक्त पे तो इस तरीके की राजनीति ना करिए, बाहर आइए और लोगों की मदद कीजिए। दिल्ली से सांसद गौतम गंभीर ने आरोप लगाया है कि केजरीवाल ने 1 साल में कोई काम नहीं किया है। आगे बढ़ते हैं। दिल्ली में ऑक्सीजन संकट पर सिसोदिया का ट्वीट आया है। अस्पताल ऑक्सीजन संकट पर बेवजह अलार्म न बजाएं, ऐसा करने से जरूरतमंदों को दिक्कत हो रही है। मनीष सिसोदिया ने ट्वीट किया है, कहा है दिल्ली में ऑक्सीजन को लेकर आप अलार्म मत बजाइए, अस्पताल ऑक्सीजन संकट पर बेवजह अलार्म ना बजाएं। अब ये बेवजह क्यों है, कैसे है, ये मुझे लगता है दर्शकों को तय करना है, क्योंकि जितनी जनता है, पेशेंट है, कोविड से रिलेटेड मरीज हैं, वो सब परेशान हैं। अस्पताल हाई कोर्ट जा चुके हैं, क्योंकि अस्पताल के ऊपर एक प्रेशर होता है कि अगर उनके पास एक नंबर ऑफ बेड्स है, नंबर ऑफ पेशेंट्स है, तो उनकी देखभाल करें, उनकी केयर करें, उनको स्वस्थ करें। और अगर ऐसा नहीं कर पाते हैं ऑक्सीजन की किल्लत की वजह से, तब वो मीडिया में जाते हैं, कोर्ट के पास जाते हैं, बताते हैं हम मजबूर हैं, सिस्टम के आगे बेबस है, हमारे पास ऑक्सीजन नहीं है। लेकिन नया ट्वीट मनीष सिसोदिया का, कहा आप जरूरतमंदों को दिक्कत हो रही है, आप अलार्म ना बजाएं। इंडिया न्यूज की ओपीडी लगातार चल रही है। आपके कोई भी सवाल हो, आपकी कोई भी शंका हो, आप हमसे पूछ सकते हैं। डॉक्टर चावला और डॉक्टर सिंह दोनों ही हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, आप धनबाद से एक कॉलर है हमारे साथ योगी, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। नमस्कार जी। मेरी वाइफ को जो है करीब 1 साल से ये एलर्जी के तौर पर छींक और बलगम आता है। तो 2 इंजेक्शन हम लोग ले चुके हैं इस साल में। तो क्या करना चाहिए? कोविड का सिस्टम तो नहीं है ना। डॉक्टर सिंह, आप जवाब दे सकते हैं। देखिए, अगर आपको कोविड की वैक्सीन लगी है तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आप जो है वो बाकी लोगों से ज्यादा सुरक्षित हैं। और अगर आपके वाइफ को जो है वो पहले से एलर्जी और खांसी में बलगम आने की जो शिकायत रहती है और उनको कोई बुखार नहीं आ रहा और उनको कोई बदन में दर्द नहीं है, ये एक नॉर्मल मौसम चेंज की है, तो आपको बहुत अलर्ट रहना चाहिए और उसके ऊपर जो बहुत ध्यान रखना चाहिए कि अगर थोड़ा भी कोई सिम्टम जिसके अंदर गला दर्द या लूज मोशन या बुखार आना की संभावना रही तो आप अपना कोरोना का टेस्ट जरूर कराएंगे। वैक्सीन लगने से जो कोरोना बहुत कम हो रहा है लोगों को, मगर जिनको हो रहा है उनको भी बहुत माइल्ड लेवल का हो रहा है। तो अगर आपको होता भी है तो फिर चिंता करने की जरूरत नहीं है, नॉर्मल ट्रीटमेंट से घर में ही आपका इलाज बढ़िया तरीके से हो जाएगा। ठीक है डॉक्टर सिंह, इसी से जुड़ा हुआ सवाल है। कई दर्शक ये पूछते हैं और कई केसेस ऐसे आए जैसे वैक्सीनेशन की 2 डोसेज हैं, किसी ने पहला डोज लगवाया, लगभग 10-15 दिन हुए थे, उसके बाद उसको सिम्टम्स आए, वो कोविड पॉजिटिव हो गया, ऑक्सीजन लेवल कम है। कई ऐसे भी केस आए डॉक्टर साहब जहां दोनों आप कह सकते हैं वैक्सीनेशन प्रोसेस कंप्लीट हो चुका था बॉडी पर, उसके बाद भी पेशेंट पॉजिटिव हो जा रहा है। देखिए, जो कोविड की वैक्सीन है वो जो वुहान वायरस है या जो वायरस के अगेंस्ट बनी है, मगर जब वायरस अपने आप को म्यूट करता है तो उसके अंदर थोड़े से कुछ चेंजेस आ जाते हैं म्यूटेशन से, और जब उसके अंदर वो थोड़े चेंजेस आ जाते हैं तो संभावना वो हमको बीमार जरूर कर सकता है। मगर जिसको वैक्सीनेशन लगी हुई है और उसकी बॉडी में एंटीबॉडीज हैं, उसकी एंटीबॉडी सफिशिएंट है इस बीमारी को हल्का रखने में। इसीलिए जो लोगों को वैक्सीनेशन लगी हुई है उनको बीमारी या तो हल्की हो रही है या उनको बीमारी बिल्कुल नहीं हो रही। मगर बहुत ही रेयर ऑफ द रेयर ऐसे केस हैं जिनको वैक्सीनेशन लगी और बीमारी की सिवियरिटी उनकी ज्यादा है। खाली डेथ के लिए तो मैंने अभी तक सुना भी नहीं कि किसी की डेथ हो गई हो कोविड से जिनको वैक्सीन लगी हो। तो इसलिए वैक्सीनेशन लगाना बहुत ही ज्यादा एसेंशियल है। ठीक है, एक दर्शक नरेंद्र जुड़ गए हैं हरियाणा से, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं नरेंद्र जी। हाँ जी, हेलो जी। हाँ डॉक्टर साहब, मेरे को परसों रात, हाँ डॉक्टर साहब, मुझे परसों रात को
कुछ आवाज में दिक्कत है। नरेंद्र जी, आप एक बार अपना सवाल अगर दोहरा पाते। हाँ जी, मुझे परसों रात को डायरिया हो गया था। डायरिया हो गया था। उसके बाद मुझे एक हाँ जी डॉक्टर साहब, मुझे परसों रात को डायरिया हो गया था, जिसकी वजह से मुझे एक से एक फीवर आ गया था। ठीक है डॉक्टर चावला, अगर आप बता पाते, डायरिया भी है, फीवर भी है, परसों से है। देखिए, मैं बता दूं राकेश जी कि जो ये इस बार का जो कोरोना सेकेंड वेव आई है, इसकी जो कुछ विशेषताएं वायरस की अलग से हैं, तो इसमें कुछ पेशेंट्स बाय द वे ऑफ ऊपर के यूआर यानी कि अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के इन्फेक्शन, जिसपे कि खांसी जुकाम आता है और बुखार आता है, ऐसा ना होके उनको पेट से भी हो सकता है, जिसपे पेट में दर्द भी हो सकता है, क्रैम्प्स भी आ सकते हैं, उल्टी की फीलिंग भी आ सकती है और डायरिया यानी कि लूज मोशंस भी आ सकते हैं। लेकिन जरूरी नहीं कि ये खाली कोरोना ही हो। तो अगर पेशेंट की कोई अप्रिय पदार्थ खाने की आदत, कोई हिस्ट्री है, तो ये सिंपल फूड पॉइजनिंग भी हो सकता है। तो मेरे हिसाब से इस पेशेंट को, नरेंद्र जी को, आपके डॉक्टर के संपर्क में रहना चाहिए। अगर डॉक्टर समझता है कि इसको ये फूड पॉइजनिंग या गैस्ट्रोएंटेराइटिस है, तो इसका कोरोना से कोई ताल्लुक नहीं है। इट विल डिपेंड ऑन उनके डॉक्टर की आउटलुक क्या है। तो मेरे हिसाब से नरेंद्र जी को कोरोना का ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है। वो अपने फिजिशियन या अपने फैमिली डॉक्टर से जाके संपर्क में रहें, और अगर ये फूड पॉइजनिंग या गैस्ट्रोएंटेराइटिस है तो खाली उसका लगाने से, ट्रीटमेंट लेने से ठीक हो जाएंगे, और इनको कोरोना का कोई टेस्ट करवाने की अभी जरूरत नहीं है। ठीक है, मनोज दिल्ली से हमसे जुड़ गए हैं। मनोज जी, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। हेलो, नमस्कार डॉक्टर साहब। हेलो, बिल्कुल नमस्कार मनोज जी, आप सवाल पूछिए अपना। सर ऐसा सर, हमारी मिसेज को सर 2-3 दिन से है ना बुखार सा हो रहा था, तो ये इतने दिन सरकारी अस्पतालों में सर भागदौड़, इतने भीड़ है तो हम जा नहीं पाए सर। तो घर में क्या करें सर, रह करके जरा कुछ ऐसा बताइए सर। एक गले में खांसी हो रही है और बुखार सर बिल्कुल जा ही नहीं रहा सर। अच्छा, कितने दिन से फीवर है नरेंद्र जी? हेलो, कितने दिन से फीवर है आपको? सर ये 2-3 दिन हो गया सर। ठीक है डॉक्टर सिंह, 2-3 दिन से फीवर है, जा नहीं रहा, खांसी भी है, अब अस्पताल में डॉक्टर से संपर्क नहीं हो पा रहा, अगर आप बता पाते डॉक्टर सिंह। देखिए नरेंद्र जी, ऐसा है कि अगर आपको जो है बुखार है, आपके घर में किसी को बुखार है और 2-3 दिन से बुखार है और बुखार नहीं टूट रहा है, तो इसमें हमारे को ये सोच के चलना चाहिए कि आजकल जो पैंडेमिक बीमारी कोरोना की चल रही है, इसके होने की संभावना हो सकती है। इसकी संभावना को ध्यान में रखते हुए सबसे पहले आपको ये ध्यान देने की जरूरत है कि उनको पानी का कंजम्पशन ज्यादा करना चाहिए, पानी ज्यादा पीना चाहिए, जिससे बुखार में जो बॉडी के अंदर कमी हो जाती है वो कमी हमारी ना होने पाए। अगर आपको लूज मोशन है या बुखार है, दोनों में आपको पानी की क्वांटिटी ज्यादा लेनी चाहिए। आप नींबू पानी, नींबू कंजी, ऑरेंज का जूस, संतरा मौसमी का जूस, तरबूज का जूस, कोई भी तरीके से लिक्विड चीजें जो है वो ज्यादा लें। दूसरी चीज ये है कि अगर आपको जो है वो फीवर की हो रहा है, 3रा दिन है, 4था दिन है, तो आपको ये देखना चाहिए कि आप अपना कोरोना का टेस्ट कैसे करा सकते हैं। इसकी व्यवस्था करें इससे पहले कि ये बहुत लेट हो, क्योंकि इस बार की वेव में हम देख रहे हैं कि जो कोविड है, कोरोना है, ये बहुत ही अग्रेसिव बीमारी है। पिछली बार में जैसे 11वें 12वें दिन जाके थोड़े से सिम्टम्स बढ़ते थे, इस बार जो हम देख रहे हैं कि 3रे-4थे दिन में लोगों के सिम्टम्स बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं और बहुत लंबे टाइम तक 10वें 11वां दिन तक जो है फीवर रहता है। बहुत ही अग्रेसिव फीवर का ट्रीटमेंट आप अपने डॉक्टर से लें, जिसके अंदर पैरासीटामोल की गोली जो है वो राउंड द क्लॉक में, और कुछ दवाइयां आपके डॉक्टर ऐड कर सकते हैं जिससे कि बुखार जो है वो कम हो जाए। इसमें बहुत सारी और पेचीदा चीजें होती हैं, जैसे कि उनको पहले की क्या बीमारियां हैं, उनकी बॉडी वेट क्या है, इन चीजों को देख के आपके डॉक्टर बहुत सही तरीके से आपको जो सलाह देंगे और आपके डॉक्टर इस केस को बहुत अच्छे तरह से संभाल सकते हैं। तो अगर आपको सरकारी हॉस्पिटल में कोई डॉक्टर की व्यवस्था नहीं मिल रही है, तो आप अपने पास के जो आपके मोहल्ले में, आपके लोकेलिटी में जो लोकल डॉक्टर्स हैं, आप उनसे कंसल्ट करें। बहुत सारे ऐसे डॉक्टर्स हैं जो इस समय अपना समय वॉलंटियर कर रहे हैं आपको सलाह देने के लिए कि आपको क्या दवाइयां लेनी चाहिए। उन दवाइयों को लीजिए, अपनी लोकल डिस्पेंसरी में जा सकते हैं आप,
आपकी लोकल डिस्पेंसरी वाले जो है आपको सेट ऑफ ट्रीटमेंट दे सकते हैं, जिससे आपकी इम्प्रूवमेंट हो सकती है। ये टेस्ट सरकारी अस्पतालों में फ्री है। आपको थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी, क्योंकि इस समय बहुत सारे लोग हैं जो बीमार हैं, मगर ऐसा नहीं कि किसी का काम नहीं हो रहा। जो लोग जा रहे हैं उन सब का काम हो रहा है, सब लोगों के टेस्ट हो पा रहे हैं, सब लोगों को दवाइयां मिल पा रही हैं। तो इसलिए आपको जाके इसकी कोशिश करनी चाहिए। अगर आप बीमार होते तो आपके घर के लोग आपको बिल्कुल नहीं छोड़ते, और अगर आपका घर का कोई आदमी बीमार है तो उसकी पूरी देखभाल करिए और अच्छी तरह से करिए। ठीक है, आपने बेहतर तरीके से समझाया कि आदमी को क्या करना चाहिए पैंडेमिक में। डॉक्टर चावला, एक चीज आपसे समझना चाहूंगा, जिस हिसाब से केसेस बढ़ रहे हैं, ये कहना कि आने वाले समय में केसेस नहीं बढ़ेंगे, अभी जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस हम देखते हैं, जो लोग इस पर काम करते हैं वो कहते हैं कि अभी ये वेव नहीं है, मतलब वेव है लेकिन पीक नहीं है। माना जा रहा है कि 15 मई 20 मई सबके अपने अपने थेसिस हैं कब पीक हो सकता है, और माना जा रहा है कि जब पीक होगा तो पर डे का कम से कम 6 लाख से 8 लाख केसेस हो सकते हैं। ऐसे में जो ये वैक्सीनेशन प्रोसेस है, ये कितनी जल्दी हो, कितने लोग वैक्सीनेट हो जाएं जो हर्ड इम्यूनिटी इंडिया में आ जाए? डॉक्टर चावला। देखिए, मैं रजत जी आपको बहुत ही विस्तार से सारी बात बताऊंगा। पहली बात तो ये बात कहना कि ये जिसको किसी को अंदाजा नहीं था तो सबको अंदाजा था जी। सच्चाई तो है कि दिसंबर ऑनवर्ड, दिसंबर के लास्ट वीक में, आप दिसंबर के अदर मिड में पूरा यूरोप, पूरा अमेरिका, पूरा ऑस्ट्रेलिया बैडली अफेक्टेड था, और तीनों ये जो वेस्टर्न बिगेस्ट इलाके हैं, इन्होंने कोई क्रिसमस नहीं मनाया था, इन्होंने कोई न्यू ईयर नहीं मनाया था, ये टोटली लॉक्ड थे। उसके बाद हमें फरवरी के मिड में खबर मिलना शुरू हो गई थी, क्योंकि हमारा कोई इंटरनेशनल एयर ट्रेवल बिल्कुल ऑन था, लोग आ जा रहे थे। तो इसका मतलब था हमें तब लग गया था फरवरी के मिड में कि कुछ होने वाला है। अप टू द एक्सटेंट कि मार्च में तो अच्छा खासा लग गया था कुछ होने वाला है। हमने मार्च भी पूरा का पूरा आई वुड नॉट एक्यूज एनी नेशनल गवर्नमेंट और गवर्नमेंट। क्या अब देखिए डॉक्टर साहब, क्या है कि अब ये बहुत लेट हो चुका है, हम भी इस बात को जानते हैं। सेरो सर्वेस भी बता रहे थे कि हाँ वेव होगी, सब कुछ क्लियरिटी थी, 1 साल से हम तैयारी कर रहे थे, फंड एलोकेशन हो रहे थे, लेकिन सब कुछ होने के बाद भी आज ऐसा लगता है कि देश का सिस्टम बैठ चुका है, बिना ऑक्सीजन के सांसें रुक रही हैं। डॉक्टर सिंह, डॉक्टर चावला, आप हमारे साथ जुड़े, आपने दर्शकों को बताया क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। इंडिया न्यूज के कोविड ओपीटी पे आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक छोटा सा ब्रेक, आप देखते रहे इंडिया न्यूज।